हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एफएमजी एग्जाम और राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सिस्टेमिक लूपस इरिथोमेटोसिस। अब एसएलई के लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो कौन सा क्राइटेरिया पढ़ते हैं अपन? SLICC क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया पढ़ते हैं? SLICC क्राइटेरिया। अब अपन इसका निमोनिक से याद करेंगे। SLICC क्राइटेरिया के क्लिनिकल पॉइंट्स, क्या क्या क्लिनिकल पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर, अपन उसको निमोनिक से याद करेंगे। अब SLICC के जितने भी क्लिनिकल क्राइटेरिया है, SLICC के दो क्राइटेरिया होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और क्लिनिकल। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल क्राइटेरिया, जिसको याद करने की ट्रिक है सोनार। क्या है? सोनार ट्रिक है याद करने की, जिसके अंदर एस कितनी बार आता है? 3 टाइम्स, और एन आता है 2 टाइम्स। तो क्या ट्रिक है? सोनार क्लिनिकल क्राइटेरिया को याद करने की SLICC के। अब एस से हो गया, फर्स्ट एस से हो गया साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस के अंदर क्या होगा? मोर देन 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, जिसके अंदर क्या मिलेगी? सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग प्लस टेंडरनेस अवर स्मॉल जॉइंट। क्या क्या मिलेगी? सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग मिलेगी और टेंडरनेस अवर स्मॉल जॉइंट मिलेगी। समझ में आ रहा है? और नी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, नी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक तो इसमें रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है। रूमेटॉइड फैक्टर क्या होगा? इसमें नेगेटिव होगा। और साथ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कभी भी नी जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नी जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट एब्सेंट होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मोस्ट कॉमनली स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। बहुत रेयर कंडीशन के अंदर वो लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि नी जॉइंट्स को। लेकिन SLE के अंदर नी जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है साइनोवाइटिस के अंदर, जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव मिलेगा और साथ में एंटी CCP भी क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन रूमेटॉइड अर्थराइटिस से। तो फर्स्ट एस से हो गया साइनोवाइटिस। एस कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। सेकंड एस से क्या हो गया? सेकंड एस से हो गया सीरोसाइटिस। सेकंड एस से क्या हो गया? सीरोसाइटिस। अब सीरोसाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। अब सीरस मेम्ब्रेन कौन कौन से ऑर्गन की तरफ प्रेजेंट होती है? जैसे कि लंग्स के चारों तरफ हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? प्लूराइटिस। अब इस प्लूराइटिस की वजह से वहां क्या हो जाएगा? प्लूरल इफ्यूजन। क्या हो जाएगा? प्लूरल इफ्यूजन। अब कौन से टाइप का प्लूरल इफ्यूजन होगा? एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि SLE के अंदर कैसे टाइप का प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। तो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, जहां पर भी इन्फ्लामेशन होगा वहां पर एक्सुडेटिव टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा। जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज, और SLE क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज। कोई इन्फेक्शन हो जाए वहां पे भी इन्फ्लामेशन होगा, तो जहां पर भी इन्फ्लामेशन वह एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। और ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कहाँ मिलेगा? जहां इन्फ्लामेशन नहीं होगा, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इनमें क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक्सिस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से वो प्लूरल मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है। वहां पे इन्फ्लामेशन नहीं है, वो एक्सिस डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लामेशन है, तो यहाँ क्या मिलेगा? एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ये मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है लंग इन्वॉल्वमेंट इन SLE। क्या? प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है लंग इन्वॉल्वमेंट की SLE के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि SLE के अंदर मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या होती है लंग इन्वॉल्वमेंट की, तो वो उसका आंसर होगा प्लूरल इफ्यूजन। और वो ऐसे पूछ ले, लीस्ट कॉमन फाइंडिंग भी पूछ सकता है लंग इन्वॉल्वमेंट की SLE के अंदर, तो उसका आंसर होगा श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम। क्या होगा? श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम इज द लीस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट इन SLE। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सीरोसाइटिस से एक तो हो गया प्लूराइटिस, और सीरस मेम्ब्रेन हार्ट के चारों तरफ भी प्रेजेंट होती है।
उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डाइटिस। अब पेरिकार्डाइटिस में क्या मिल सकता है, एसटी एलिवेशन मिल सकता है, कॉनकेव अपवर्ड इन ईसीजी। अब एक और क्वेश्चन आता है, लीस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑफ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इन एसएलई। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट की लीस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या मिलती है एसएलई के अंदर, वो होता है लिम्बन सेक एंडोकार्डाइटिस। अपन पैथोलॉजी में पढ़ते हैं कि लिम्बन सेक एंडोकार्डाइटिस एसएलई के अंदर मिलता है, तो अपन को लगता है कि ये मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होगी एसएलई की हार्ट के अंदर, लेकिन ये लीस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है एसएलई की हार्ट के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में और एफएमजी में 3-4 बार कि लीस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑफ हार्ट इन एसएलई, उसका आंसर क्या होगा, लिम्बन सेक एंडोकार्डाइटिस। पैथो में अपन पढ़ते हैं लेकिन वो लीस्ट कॉमन फाइंडिंग है। समझ में आ रहा है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट की एसएलई के अंदर। तो एक एस से हो गया साइनोवाइटिस, दूसरे एस से हो गया सीरोसाइटिस, तीसरे एस से क्या होगा, स्किन इन्वॉल्वमेंट। अब स्किन के अंदर क्या क्या मिलेगा, मेलर रेश मिलेगी, जो किस टाइप की रेश होती है, बटरफ्लाई पैटर्न की रेश होती है। और क्या मिलेगी, फोटो सेंसिटिविटी। स्किन इन्वॉल्वमेंट में मेलर रेश मिलेगी, फोटो सेंसिटिविटी मिलेगी। अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैं बता देता हूँ, मेलर फ्लश। मेलर फ्लश किस में मिलता है, मेलर फ्लश मिलता है माइट्रल स्टेनोसिस में। ये याद रखना, कंफ्यूजिंग चीज है। मेलर रेश मिलती है एसएलई में और मेलर फ्लश मिलता है माइट्रल स्टेनोसिस में। तो एक तो मिलेगी फोटो सेंसिटिविटी और मेलर रेश स्किन इन्वॉल्वमेंट की एसएलई के अंदर। ये क्या है, एक्यूट फाइंडिंग है स्किन इन्वॉल्वमेंट की। अगर वो क्रोनिक फाइंडिंग पूछ ले एसएलई में स्किन इन्वॉल्वमेंट की, तो क्रोनिक फाइंडिंग क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। इसका आंसर है डिस्कॉइड लूपस एंड पेनिकुलाइटिस। डिस्कॉइड लूपस एंड पेनिकुलाइटिस। पेनिकुलाइटिस का मतलब क्या होता है, दूसरे पेज पे लिखते हैं। पेनिकुलाइटिस का मतलब क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट का क्या हो गया, डैमेज एंड पेन इन सबक्यूटेनियस रीजन, ये होता है पेनिकुलाइटिस। ये क्रोनिक फाइंडिंग है एसएलई की स्किन इन्वॉल्वमेंट की। एक्यूट फाइंडिंग या सब एक्यूट फाइंडिंग क्या होती है, मेलर रेश और फोटो सेंसिटिविटी स्किन इन्वॉल्वमेंट की। अब फोटो सेंसिटिविटी के लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है एसएलई के अंदर, वो भी आया हुआ है। उसका आंसर है एंटी रो एंटीबॉडी, ये भी आया हुआ है। विच एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटो सेंसिटिविटी इन एसएलई, उसका आंसर है एंटी रो एंटीबॉडी। तो 3 एस से पढ़े, सीरोसाइटिस, साइनोवाइटिस और स्किन इन्वॉल्वमेंट, जिसके अंदर मेलर रेश और फोटोसेंसिटिविटी। विच एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल, एंटी रो एंटीबॉडी। क्रोनिक फाइंडिंग में डिस्कॉइड लूपस और पेनिकुलाइटिस। ये तो हो गया एस। एस के बाद आता है ओ। ओ से होता है ओरल एप्थस अल्सर। फिर ओ के बाद आता है एन। एन कितनी बार बताया था, 2 बार। तो एक एन से हो गया नॉन स्केरिंग एलोपेशिया। दूसरे एन से हो गया न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग। न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगी, साइकोसिस मिलेगा, हेडेक मिलेगा और सीजर्स मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विच एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर साइकोसिस इन एसएलई। साइकोसिस के लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है एसएलई के अंदर, उसका आंसर है एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है साइकोसिस के लिए एसएलई पेशेंट के अंदर। तो 2 एन से पढ़ लिया, नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग, साइकोसिस, डिप्रेशन और सीजर। साइकोसिस के लिए एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर एन के बाद आता है ए। ए से हो गया ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, AIHA, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, जिसके अंदर क्या मिलेगा, कूम्स पॉजिटिव हीमोलिटिक एनीमिया इन एसएलई। समझ में आ रहा है। फिर ए के बाद क्या बताया था, सोनार। आर। आर से क्या हो गया, रीनल इन्वॉल्वमेंट। रीनल इन्वॉल्वमेंट में क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगी अपन को प्रोटीन इन यूरिन, जिसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्रोटीन इन यूरिन मिलेगा रीनल इन्वॉल्वमेंट में।
और बायोप्सी फाइंडिंग, मोस्ट स्पेसिफिक बायोप्सी फाइंडिंग क्या होती है? वायर लूप लीजन इन SLE। अगर पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बना तो वो क्रोनिक स्टेज में चल जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे? एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक किडनी फेलियर, CKD, जिसके अंदर GFR लेस देन 15 हो जाएगा, EGFR। समझ में आ रहा है? तो R से हो गया रीनल इन्वॉल्वमेंट, जिसको बोलते हैं लूपस नेफ्राइटिस। वो आगे चल के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से क्या होगा? GFR डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रास एंजियोटेंसिस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो हाइपरटेंशन भी हो जाएगी पेशेंट को। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें होती है क्लिनिकल क्राइटेरिया ऑफ SLICC, जिसको याद किया अपन ने सोनार निमोनिक से। समझ में आ रहा है? अब कुछ एंटीबॉडी भी डिस्कस कर लेते हैं अपन SLE की, जब पढ़ ही रहे हैं। अब कुछ एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है? मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी पूछ ले, मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी पूछ ले तो उसका आंसर क्या होगा? एंटी स्मिथ एंटीबॉडी फॉर SLE। अब एक और क्राइटेरिया होता है SLICC का, SLE का डायग्नोसिस बनाने के लिए, ANA का लेवल, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का लेवल। अगर वो 1:80 से ज़्यादा है बाय इम्यूनोफ्लोरोसेंस, तभी अपन SLE का डायग्नोसिस बना सकते हैं। अगर वो इससे कम है, ANA का लेवल, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का लेवल 1/80 से कम है बाय इम्यूनोफ्लोरोसेंस, तो अपन SLE का डायग्नोसिस नहीं बना सकते, चाहे सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट हो सोनार के, जो अभी अपन ने डिस्कस करें। लेकिन ANA का लेवल इससे कम है तो अपन SLE का डायग्नोसिस नहीं बना सकते। ये एंट्री लेवल क्राइटेरिया होता है SLE का। ये तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? मोर देन 1/80 बाय इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्नोलॉजी, ANA का लेवल। समझ में? ANA का लेवल इतना तो होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं है तो अपन डायग्नोसिस नहीं बना सकते। इसको बोलते हैं एंट्री लेवल क्राइटेरिया फॉर SLE। किसका लेवल? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का। अब एक और एंटीबॉडी होती है एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी। ये क्या बताती है? टेल अबाउट द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। जितनी ज़्यादा इसका लेवल होगा उतनी ज़्यादा सीवियरिटी होगी SLE की। एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी। एक मैंने बताया थी एंटी रो एंटीबॉडी, जो फोटोसेंसिटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक मैंने बताई थी एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी, जो साइकोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मोस्ट स्पेसिफिक बता दी एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। ANA का लेवल बता दिया, एंट्री लेवल क्राइटेरिया कि उतना तो होना ही चाहिए, 1/1:80 से ज़्यादा होना चाहिए एंट्री लेवल क्राइटेरिया। अगर ये नहीं है तो अपन SLE का डायग्नोसिस नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? एक और एंटीबॉडी बताऊंगा मैं आपको, एंटी C1q एंटीबॉडी। ये किसके अंदर दिखती है? सीन इन मोर देन 60% केसेज ऑफ SLE। ये क्या कोरिलेट करती है? ये कोरिलेट करती है सीवियरिटी ऑफ लूपस नेफ्राइटिस। जितना ज़्यादा इसका लेवल इंक्रीज होगा, एंटी C1q का लेवल, उतनी ज़्यादा लूपस नेफ्राइटिस की सीवियरिटी होगी सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस के पेशेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? अब एक और एंटीबॉडी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी बता रहा हूं SLE की, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। ये किसके अंदर मिलती है? फॉर ड्रग इंड्यूस्ड SLE के अंदर। जो SLE ड्रग्स की वजह से होती है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। अब कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व होती है SLE के अंदर? इसको याद करेंगे SIP से। S से हो गया सल्फा ड्रग्स, S से हो गया हाइड्रोलाजीन, I से हो गया आइसोनायाजिड, P से हो गया प्रोकेनामाइड। तो ये सब चीज़ें बता दी मैंने, ये एंटीबॉडी भी डिस्कस की। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस। ए हो गया मेलर रेस। मेलर रेस प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था सोनार में, स्किन इन्वॉल्वमेंट में। P से हो गया प्लूराइटिस। सीरोसाइटिस का मतलब क्या है? प्लूराइटिस, क्योंकि वो प्लूरल मेम्ब्रेन भी क्या होती है? सीरस मेम्ब्रेन, उसका इन्फ्लामेशन होगा तो प्लूराइटिस। लूपस हेपेटाइटिस मैंने नहीं बताया सोनार निमोनिक में, मैंने क्या बताया था? लूपस नेफ्राइटिस। ये क्या है? लूपस हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन C, लूपस हेपेटाइटिस। तो मैंने SLE के इतने सारे पॉइंट भी डिस्कस किए, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया और कई सारी एंटीबॉडी बताई।
SLICC क्राइटेरिया डिस्कस किया। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द यूट्रोटोनिक ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ PPI इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब सबसे पहले तो अपन को थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पता होना चाहिए क्या होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, ये कब की जाती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आफ्टर डिलीवरी। कब की जाती है? आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी की जाती है। जब बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या करते हैं अपन, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसके अंदर अपन डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, आफ्टर डिलीवरी। दो तरीके हो सकते हैं प्लेसेंटा की डिलीवरी करने के। एक हो सकता है पैसिव मैनेजमेंट। पैसिव मैनेजमेंट अपन प्रीफर नहीं करते। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वेट करते हैं फॉर प्लेसेंटा टू एक्सपेल आउट। अपन वेट करेंगे कि प्लेसेंटा अपने आप बाहर निकल जाए, लेकिन इसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है और PPH हो सकता है पेशेंट को। PPH का रिस्क इंक्रीज हो जाता है मदर को। तो पैसिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं लेकिन आफ्टर डिलीवरी, लेकिन अपन वो प्रीफर नहीं करते, क्योंकि अगर अपन वेट करेंगे तो कई सारा ब्लड लॉस हो जाएगा मदर का और वो PPH में चली जाएगी। एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये प्रीफर करते हैं अपन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ प्लेसेंटा डिलीवरी। अपन क्या करते हैं, अपन डिक्रीज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्लेसेंटा डिलीवरी और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मिनिमम कितनी ड्यूरेशन हो सकती है, 5 से 10 मिनट मिनिमम है, ये इतनी होनी चाहिए। अब इसके अंदर साथ में और क्या होगा, जब ड्यूरेशन कम कर देंगे तो ब्लड लॉस भी कम होगा। अब इसको बेस्ट मेथड क्या होता है, इसका बेस्ट मेथड होता है बाय गिविंग। स्टेप्स क्या होते हैं, इसके स्टेप्स पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंजेक्ट यूट्रोटोनिक। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट यूट्रोटोनिक टू मदर विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी। 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद अपन क्या करेंगे, इंजेक्ट यूट्रोटोनिक। यूट्रोटोनिक कौन सा प्रीफर करते हैं, ऑक्सीटोसिन। कौन सा प्रीफर करते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की कितनी डोज देते हैं, डोज भी पता होनी चाहिए। 10 इंटरनेशनल यूनिट IM। कहाँ पर लगाते हैं IM, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पर लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, IM लगाते हैं। समझ में आ रही है, तो ये पता होना चाहिए 10 इंटरनेशनल यूनिट IM। और क्या कर सकते हैं अपन, IV इन्फ्यूजन कर सकते हैं इन रिंगल लैक्टेड और नॉर्मल सलाइन। कभी भी IV बोलस नहीं देते ऑक्सीटोसिन को, ये याद रखना, ऑक्सीटोसिन को कभी भी IV बोलस नहीं देते। IV बोलस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा यूट्रोटोनिक एजेंट यूज कर रहे हैं अपन, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, यूट्रोटोनिक ऑक्सीटोसिन, जिसको अपन IM देंगे, IV इन्फ्यूजन देंगे रिंगल लैक्टेड और नॉर्मल सलाइन में। कभी भी IV बोलस नहीं देते। IV बोलस की वजह से क्या हो सकता है, रिफ्लेक्स हाइपोटेंशन हो सकती है पेशेंट को, टेकी कार्डिया हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हाइपोटेंशन हो सकती है, टेकी कार्डिया हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो IV बोलस नहीं देते ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट स्टेप हो गई इंजेक्ट यूट्रोटोनिक ऑक्सीटोसिन। प्रीफर तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन करते हैं। अब मान लो ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, मिथाइल अर्गोमेट्रिन। मिथाइल अर्गोमेट्रिन जिसको अपन कितना देते हैं, 0.2 मिलीग्राम IM। समझ में आ रहा है। प्रीफर क्या है, प्रीफर ऑक्सीटोसिन। अवेलेबल नहीं है तो अपन मिथाइल अर्गोमेट्रिन दे सकते हैं, और वो भी अवेलेबल नहीं है तो अपन क्या देखते हैं, सिंटोमेट्रिन। प्रीफर क्या है, ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट स्टेप हो गई इंजेक्ट यूट्रोटोनिक, जिसको IM और IV इन्फ्यूजन से देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में डिलेड कोड क्लैंपिंग।
कोड क्लैंपिंग को डिले करेंगे जो भी ब्लड प्रेजेंट है प्लेसेंटा के अंदर, ताकि वो ब्लड वापस मदर के अंदर चला जाए। समझ में आ गया? तो अपन क्या करेंगे, डिलेड कोड क्लैंपिंग करेंगे। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाय कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, थर्ड स्टेप डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाय कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। और चौथा स्टेप क्या करेंगे अपन, इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन। इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंजेक्ट ऑक्सीटोसिन। सेकंड स्टेप क्या करेंगे अपन, डिलेड कोड क्लैंपिंग। थर्ड स्टेप क्या करेंगे अपन, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाय कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन। अब समझ में आ गया? अब अपन उस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, द यूट्रोटोनिक ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पीपीआई इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। ये अवेलेबल नहीं होगा तब अपन साइंटोमरिन का यूज करेंगे। समझ में आ रही है? पहले तो अपन करेंगे ऑक्सीटोसिन का यूज। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। समझ में आ गया? अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ए डायबिटिक पेशेंट इज ब्रॉट विथ कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट इज फाउंड टू हैव हाइपर वेंटिलेशन, फ्रूटी ब्रेथ एंड बीपी 90/60 mmHg and blood glucose 320 milligram per deciliter and urine ketones are present. What is the next management of this patient? अभी क्लासिकल केस है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का, क्योंकि एक तो इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइपरग्लाइसीमिया, और साथ में यूरिन डिपस्टिक पॉजिटिव है फॉर कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज भी प्रेजेंट है और हाइपरग्लाइसीमिया भी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? और साथ में वोमिटिंग भी प्रेजेंट है, फ्रूटी ब्रेथ प्रेजेंट है। ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं, ये सब डिनोट कर रहे हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस को। अगर ये डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का केस है तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले कभी भी डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का पेशेंट आए, भी डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का पेशेंट आए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जिसके अंदर अपन उसकी डिहाइड्रेशन खत्म करेंगे। क्योंकि जो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का पेशेंट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है, डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होती है। डिहाइड्रेटेड पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा, और साथ में उसकी ग्लूकोज लेवल भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होगा। सबसे पहले अपन उसका डिहाइड्रेशन मैनेज करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड कौन सा देंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आईवी फ्लूइड देंगे अपन इसमें नॉर्मल सलाइन देते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में। ऐसा एसिडोसिस है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस जिसमें अपन नॉर्मल सलाइन देते हैं। बाकी जितने भी एसिडोसिस होते हैं उसके अंदर अपन रिंगल लैक्टेट देते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर क्या देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे। इसके अंदर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में अपन नॉर्मल सलाइन देते हैं, ना कि रिंगल लैक्टेट देते हैं। बाकी जितनी भी एसिडोसिस होती है उसके अंदर अपन रिंगल लैक्टेट देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल सलाइन देंगे। तो सबसे पहले अपन उसको आईवी फ्लूइड देंगे, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वॉच फॉर पोटेशियम लेवल चेक करेंगे पेशेंट के। अगर पोटेशियम का लेवल कम आ रहा है तो अपन इंसुलिन ड्रिप चालू नहीं करेंगे, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, जो बाहर पोटेशियम है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम है, उसको सेल के अंदर भेजती है। इंसुलिन क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम। तो ये क्या कर देगी, बाहर जितना भी पोटेशियम है उसको सेल के अंदर भेज देगी। तो क्या करती है इंसुलिन, हाइपोकेलीमिया। और अगर डीके यानी कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में हाइपोकेलीमिया प्रेजेंट है और आपने इंसुलिन ड्रिप चालू कर दी तो और ज़्यादा हाइपोकेलीमिया हो जाएगा, और उसकी वजह से डेंजरस एरिथमिया प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट के अंदर, टॉर्सिडिस डी पोंटिस, या उस वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकता है, या डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो सकता है, या वीकनेस आ सकती है। तो सबसे पहले अपन उसके पोटेशियम लेवल को चेक करेंगे, फिर उसके बाद इंसुलिन ड्रिप चालू करेंगे। अगर पोटेशियम का लेवल नॉर्मल है तो अपन इंसुलिन ड्रिप चालू कर देंगे। अगर पोटेशियम का लेवल कम है तो पहले अपन KCl प्लस नॉर्मल सलाइन देंगे,
उसके बाद अपन इंसुलिन ड्रिप चालू करेंगे। कभी भी KCL को बोलस नहीं देंगे, इसको हमेशा नॉर्मल सलाइन के साथ में देंगे। समझ में आ रही है? तो KCL प्लस नॉर्मल सलाइन देंगे। अगर पोटेशियम का लेवल कम है, पोटेशियम के लेवल को नॉर्मलाइज करेंगे, फिर इंसुलिन ड्रिप चालू करेंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या हो गया? ड्रग ऑफ चॉइस हो गई इंसुलिन ड्रिप। अगर आपसे पूछ ले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, तो अपन बोलेंगे रेगुलर इंसुलिन। अगर वो पूछ ले फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, तो अपन क्या करेंगे? IV फ्लूइड देंगे पहले, फिर पोटेशियम का लेवल चेक करेंगे, उसके बाद अपन इंसुलिन ड्रिप चालू करेंगे अगर वो नॉर्मल है पोटेशियम का लेवल। अगर नॉर्मल नहीं है तो पोटेशियम के लेवल को नॉर्मलाइज करेंगे। और डायबिटीज एसिडोसिस कैसे टाइप की एसिडोसिस है? ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और कौन सी टाइप की मेटाबॉलिक एसिडोसिस? हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हगमा, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पूछ रहा है, नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है, वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं पूछा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अपन IV फ्लूइड देंगे एंड चेक सीरम पोटेशियम। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंसुलिन ड्रिप। आंसर तब होता जब वो पूछता ड्रग ऑफ चॉइस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वो ड्रग ऑफ चॉइस पूछता तब इंसुलिन आंसर होता। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की? ये नहीं पता होगा आपको, बताओ क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है इसकी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट के लेवल को चेक करते हैं अपन। ये होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट के लेवल को। ये मोस्ट एसिडिक कीटोन बॉडी होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। और कौन सी कीटोन बॉडी फॉल्सली राइज करती है DKA के पेशेंट में? एसीटोएसीटेट फॉल्सली राइज करती है। समझ में आ रही है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होती है DKA के पेशेंट में? ये होती है सेरिब्रल एडिमा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज मिलती है DKA के पेशेंट में। समझ में आ रहा है? क्यों इंक्रीज मिलती है? ड्यू टू फॉर कंपनसेशन। DKA के पेशेंट में कंपनसेशन करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बाहर निकालने की कोशिश करता है वो बाय हाइपर वेंटिलेशन, इसलिए फास्ट ब्रीदिंग मिलती है। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा मिलेगी और डीप ब्रीदिंग मिलेगी। डीप ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा मिलेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कुस्मोल ब्रीदिंग बोलते हैं। और कुस्मोल साइन कहाँ मिलता है? कुस्मोल ब्रीदिंग तो मिलती है DKA में, कुस्मोल साइन मिलता है CPR से। याद करेंगे, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। R से हो गया रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और कुस्मोल साइन कार्डियक टेम्पोरार्ड में नहीं मिलता। कार्डियक टेम्पोरार्ड में क्या मिलता है? पल्सटाइल राइजिंग JVP। ये मैंने कुछ अलग से पॉइंट डिस्कस किए हैं। समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ए पेशेंट विथ हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपरटेंशन विथ लो एल्डोस्टेरोन लेवल, लाइकली डायग्नोसिस इज। अब ऑप्शन ए कोन सिंड्रोम। कोन सिंड्रोम में क्या होता है? एड्रिनल एडिनोमा। क्या होता है? एड्रिनल एडिनोमा। ये एड्रिनल एडिनोमा क्या करेगा? एक्सिस के अंदर एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा? एक्सिस अमाउंट में एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करेगा। और एल्डोस्टेरोन कहाँ पर जाकर एक्ट करेगा? एपिथेलियल सोडियम चैनल पर जाकर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये सोल्ट और वाटर को क्या करेगा? रीअब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन को क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोकैलीमिया, क्योंकि पोटेशियम बाहर निकल रहा है यूरिन के थ्रू और हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो एल्कलोसिस। और सॉल्ट एंड वाटर की एक्यूमुलेशन की वजह से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो वो एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन। और इस हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक टू रास सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपरटेंशन की वजह से रास सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से डिक्रीज इन रेनिन। तो यहाँ पर रेनिन का अमाउंट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। समझ में आ रहा है? एल्डोस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में है क्योंकि एड्रिनल एडिनोमा सीक्रेट कर रहा है एक्सिस अमाउंट में एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन और रेनिन का रेशो क्या हो जाएगा?
एल्डोस्टेरोन और रेनिन का रेशो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर रेनिन डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लो एल्डोस्टेरोन लेवल, लेकिन कौन सिंड्रोम में क्या मिल रहा है, हाई अमाउंट के अंदर एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है एड्रिनल एडिनोमा में। तो ऑप्शन ए रूल आउट हो गया, क्योंकि कौन सिंड्रोम में ज़्यादा अमाउंट में एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और हाइपरटेंशन मिलती है। समझ में आ गया। तो कौन सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन ए रूल आउट हो गया। अब एक और सिंड्रोम होता है जो एपिथेलियल सोडियम चैनल की ओवर एक्टिवनेस की वजह से होता है। इसके अंदर एपिथेलियल सोडियम चैनल ओवर एक्टिव हो जाती है, ज़्यादा काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्योंकि एपिथेलियल सोडियम चैनल का काम क्या होता है, सॉल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब करना और पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन करना। सॉल्ट एंड वाटर के एक्यूमुलेशन की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा और पोटेशियम की लॉस की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन की वजह से एल्कलोसिस हो जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, एल्कलोसिस। और इस हाइपरटेंशन की वजह से नेगेटिव फीडबैक जाएगा टू रास सिस्टम, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज होगा और रेनिन का अमाउंट भी डिक्रीज होगा, दोनों डिक्रीज होंगे। कौन सिंड्रोम में केवल रेनिन डिक्रीज हो रहा था, वहां पर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा था, क्योंकि एल्डोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है, एड्रिनल एडिनोमा से, जिसका नेगेटिव फीडबैक का कोई असर नहीं होता एड्रिनल एडिनोमा पे। एड्रिनल एडिनोमा पे नेगेटिव फीडबैक का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो ट्यूमर है, वो सीक्रेट करता जाएगा नेगेटिव फीडबैक होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक की वजह से एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज होगा और रेनिन भी डिक्रीज होगा, साथ में हाइपरटेंशन भी मिलेगी, हाइपोकैलेमिया भी मिलेगा और एल्कलोसिस भी मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इसके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है जो कि मिलती है लिडल सिंड्रोम में, हाइपरटेंशन भी मिलती है और एल्डोस्टेरोन का लेवल भी लो मिलता है लिडल सिंड्रोम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिडल सिंड्रोम। समझ में आ रहा है। कौन सिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि कौन सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है। अब बार्टर सिंड्रोम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये कहाँ होता है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है ये डिजीज। इसके अंदर क्या होती है, सॉल्ट वेस्टिंग। इसमें क्या होती है, सॉल्ट वेस्टिंग होती है। इसके अंदर सोडियम और वाटर का लॉस होता है। इसके अंदर सोडियम और वाटर का लॉस होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी डिक्रीज होता है या नॉर्मल मिलता है, या तो बीपी डिक्रीज होगा या नॉर्मल मिलेगा बार्टर सिंड्रोम में, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट वेस्टिंग होती है। और क्वेश्चन में हाइपरटेंशन लिखा हुआ है, और बार्टर सिंड्रोम में कभी भी हाइपरटेंशन नहीं मिलती। बार्टर सिंड्रोम में क्या क्या मिलता है, हाइपोकैलेमिया भी मिलता है। इसको मिटा के दिखता हूँ। बार्टर सिंड्रोम में क्या क्या मिलता है, हाइपोकैलेमिया भी मिलता है, साथ में नॉर्मल बीपी मिलती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी मिलता है। लेकिन बीपी क्या मिलती है, नॉर्मल मिलती है। और क्वेश्चन में हाइपरटेंशन लिखा हुआ है, बार्टर सिंड्रोम में हाइपरटेंशन नहीं मिलती। और जिटलमैन सिंड्रोम में भी बीपी नॉर्मल मिलती है। जिटलमैन सिंड्रोम में भी बीपी क्या मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी। इसमें भी हाइपोकैलेमिया मिलेगा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलेगी। अब बार्टर सिंड्रोम और जिटलमैन सिंड्रोम को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। बार्टर सिंड्रोम में क्या मिलेगा, इंक्रीज यूरिनरी कैल्शियम लॉस। बार्टर सिंड्रोम के अंदर कैल्शियम का लॉस ज़्यादा होगा यूरिन के थ्रू। और जिटलमैन सिंड्रोम में क्या मिलेगा, जिटलमैन सिंड्रोम में डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल इन बॉडी। मैग्नीशियम लेवल डिक्रीज मिलेंगे जिटलमैन सिंड्रोम में। जिटलमैन सिंड्रोम में भी बीपी नॉर्मल मिलेगी, बार्टर सिंड्रोम में भी बीपी नॉर्मल मिलेगी, इसलिए बी और सी रूल आउट हो गए। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। जिटलमैन सिंड्रोम में मैग्नीशियम का लेवल लो मिलेगा और बार्टर सिंड्रोम में यूरिनरी कैल्शियम का लॉस ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर होगा लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम में हाइपरटेंशन मिलेगी, एल्डोस्टेरोन का लेवल लो मिलेगा और हाइपोकैलेमिया मिलेगा और एल्कलोसिस मिलेगा। और कौन सिंड्रोम में भी ये सब चीज़ें मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा ड्यू टू एड्रिनल एडिनोमा। समझ में आ गया। अब इसको एक समरी में नोट आउट करके लिख लो, मैं बता रहा हूँ जो। अब इसकी समरी लिख लो, याद कर लो, कई बार आता है क्वेश्चन। कौन सिंड्रोम
कौन सिंड्रोम में क्या मिलेगा? हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्लस हाइपरटेंशन प्लस क्या मिलेगा? इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल। कौन सिंड्रोम में ये मिलेगा? अब इसके बाद आता है लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम में क्या मिलेगा? ये भी नोट आउट कर लो, याद कर लो, ये समझा भी दिया मैंने, याद भी कर लो। हाइपोकैलीमिया, साथ में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, साथ में हाइपरटेंशन प्लस डिक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल। और लिडल सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो क्या मिलेगी? नॉर्मल और डिक्रीज। यहां पर एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। और ये दोनों किसके कारण है? लो रेनिन हाइपरटेंशन, क्योंकि यहां पर भी रेनिन का लेवल डिक्रीज होगा और यहां पर भी डिक्रीज होगा। लो रेनिन हाइपरटेंशन के कोज है दोनों, कौन सिंड्रोम और लिडल सिंड्रोम। फिर अपन ने पढ़ा बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन चीज जो क्या याद रखनी है अपन को? बीपी क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा। साथ में हाइपोकैलीमिया मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलेगी यहाँ पे, साथ में इंक्रीज यूरिनरी कैल्शियम लॉस इन बार्टर सिंड्रोम। फिर आता है जिटलमैन सिंड्रोम। जिटलमैन सिंड्रोम में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलेगी, हाइपोकैलीमिया मिलेगा और क्या मिलेगा? डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल प्लस नॉर्मल बीपी। इन दोनों में बीपी ज़्यादा मिलेगी, इन दोनों में बीपी नॉर्मल मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आर नॉट करेक्टली मेज। अब फर्स्ट ऑप्शन है डोट्स। डोट्स क्या है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। क्या है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं? कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करते हैं। किसी भी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करते हैं। जैसे मान लो किसी भी पेशेंट को कोई डिजीज है, उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते हैं। अब ये अपन कैसे कर सकते हैं? किसी भी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, ये अपन कर सकते हैं थ्रू मास स्क्रीनिंग। क्या कर सकते हैं? मास स्क्रीनिंग। जैसे कि अपन डॉट्स में करते हैं। डॉट्स में अपन क्या करते हैं? कोई भी पेशेंट जिसको मान लो काफ़ी दिनों से कफ और फीवर की प्रेजेंटेशन है, किसी भी पेशेंट को, तो अपन उसमें क्या करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस करेंगे थ्रू सीबी नाट। डॉट्स के थ्रू अपन क्या करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट का थ्रू सीबी नाट, और फिर अपन उसका क्या करेंगे? अर्ली ट्रीटमेंट, ताकि उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो अपन उसको जल्दी डायग्नोसिस करेंगे और जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करेंगे, जैसे थ्रू डोट्स ट्रीटमेंट। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे पेप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर। पेप स्मीयर क्या करेंगे? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग में काम में लेंगे, ताकि अपन को अर्ली डायग्नोसिस हो जाए सर्वाइकल कैंसर का और अपन उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो पेप स्मीयर, डॉट्स, ये सब किसके हैं? ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। अपन इसमें कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर रहे हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं? डिजीज होने से रोकते हैं। पेशेंट को डिजीज नहीं हो, पैथोलॉजी या कोई भी डिजीज नहीं हो, यहां पर डिजीज प्रेजेंट है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, अपन उसका कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर रहे हैं थ्रू अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बाय डूइंग मास स्क्रीनिंग। और क्या कर सकते हैं अपन? डोट्स का प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं टीबी के अंदर, जिससे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टीबी और अर्ली ट्रीटमेंट हो। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन डिजीज होने से प्रिवेंट करते हैं, यहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन अपन उस रिस्क फैक्टर से डिजीज होने को रोक रहे हैं ताकि डिजीज नहीं हो। तो अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, वो हाई रिस्क वाली जगह पे जा रहा है जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता है, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में, तो अपन उसको मलेरिया का प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं ताकि उसको मलेरिया नहीं हो। तो पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं डिजीज नहीं हो, जैसे इम्यूनाइजेशन से। किसी भी बच्चे को अपन इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि उसकी कोई डिजीज नहीं हो आगे फर्दर।
जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन करते थे अपन पहले ही बच्चों को पैदा होने से ही, तो अब पोलियो खत्म हो गया, पोलियो हो ही नहीं रहा क्योंकि अपन ने प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन किया, अपन ने डिजीज को होने ही नहीं दिया। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन अपन ने इम्यूनाइजेशन के थ्रू डिजीज होने को रोक दिया, तो इम्यूनाइजेशन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। स्मोकिंग सीजेशन, स्मोकिंग बंद करना, ये भी क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है स्मोकिंग का, अपन उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हैंड वॉशिंग भी क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हैंड वॉशिंग इन कोविड वार्ड, कोविड वार्ड के अंदर अगर अपन हैंड वॉशिंग करते हैं तो कोविड वार्ड के अंदर कोरोना का वायरस तो होगा लेकिन अपन हैंड वॉश करके क्या कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन अपन उस रिस्क फैक्टर को डिजीज में कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं। समझ में आ रही है, तो ये हो गया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक होता है प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें अपन क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को ही हटा देते हैं, रिस्क फैक्टर को ही हटा देते हैं। जैसे कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इन चिल्ड्रन, ये क्या है, प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इसमें अपन रिस्क फैक्टर को ही एलिमिनेट कर रहे हैं, इसके अंदर रिस्क फैक्टर को ही हटा रहे हैं अपन। इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है प्राइमरी लेवल में, प्राइमोडियल लेवल के अंदर रिस्क फैक्टर को ही हटा देंगे अपन बाय डूइंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इन चिल्ड्रन, ताकि उसको फ्यूचर के अंदर ओबेसिटी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं हो, सीएडी या ओबेसिटी नहीं हो। समझ में आ गया। तो डोर्स सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ना। अब एक और होता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिसेबिलिटी को कम करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, टर्सरी लेवल में कॉम्प्लिकेशन हो गया, सेकेंडरी लेवल में अपन ने कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट किया, टर्सरी लेवल पे कॉम्प्लिकेशन हो चुका, अपन उस कॉम्प्लिकेशन को अब कम करेंगे, डिसेबिलिटी कम करेंगे। जैसे किसी पर्सन का पैर कट गया तो उसको डिसेबिलिटी तो हो गई, लेकिन अब उस डिसेबिलिटी को कम कैसे कर सकते हैं, बाय डूइंग यूज ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्स और सर्जरी। अब जब पैर कट गया तो डिसेबिलिटी तो हो गई, लेकिन उसको प्रोस्थेटिक लिम्स प्रोवाइड करा सकते हैं अपन ताकि उसकी डिसेबिलिटी कम हो जाए। तो टर्सरी लेवल में डिसेबिलिटी कम करते हैं, सेकेंडरी लेवल पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज को कम करते हैं, और प्राइमरी लेवल पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन अपन डिजीज को होने से रोकते हैं, और प्राइमोडियल लेवल पे अपन रिस्क फैक्टर को ही हटा देते हैं बाय डूइंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इन चिल्ड्रन। समझ में आ गया। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।